करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका कोर्स है एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर जो है वो हम सिल्वर चैट्स की जो है वो बुक को फॉलो करेंगे। इसके अलावा भी जो रेलेवेंट मटेरियल हमें हमारी ज़रूरत का होगा तो हम दूसरे सोर्सेज से भी जो है अवेल करेंगे। आवाज़ आप लोगों को आ रही है? जी आवाज़ सर, आ रही जी है। सर। आवाज़ वगैरह में कोई इशू तो नहीं है ना? नो सर, ठीक आ रही है। हम्म चलो जी, पहली क्लास होने लगी आप लोगों की। पिछले वीक में क्लास नहीं हो सकी थी, किसी और टीचर की क्लास हुई थी? जी सर, हुई थी। सर काशिफ ने ली थी और आज सर यासीन ने ली थी। चलो ठीक है। तो ये बुक का मटेरियल आप उसमें से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूँगा। इसके अलावा आपको वीडियो भी शेयर हो जाया करेंगी। ये प्रोसीजर तो आप लोगों को पता चल गया होगा। जी सर। तो जिन लोगों का, क्योंकि सब लोग जो है वो इस तरह इंटरप्शन फ्री एनवायरनमेंट में नहीं होते, तो कोई किसी एनवायरनमेंट में होता है, कोई किसी के एनवायरनमेंट में होता है, तो जहाँ पे इंटरप्शन हो रही हो तो जब आपने क्वेश्चन करना हो उसका तो माइक ऑन कर ले, अदरवाइज माइक को ऑफ कर दिया करें। तो जहाँ पे जब आपने कोई क्वेश्चन करना हो तब आप माइक ऑन कर लिया करें, बजाय ये कि क्लास जो है डिस्टर्ब हो। चलें जी, इसके अंदर जो आज पहला चैप्टर, बेसिकली ये बुक की ही स्लाइड है। बुक की स्लाइड में चैप्टर वाइज जो है इसके अंदर जो है वो स्लाइड को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसमें पहले चैप्टर के अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसके अंदर इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, किन किन डोमेन्स को ये कवर करती है, किस किस एंगल से, किस किस पर्सपेक्टिव से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे ये है कि व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू, देन उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसका आर्किटेक्चर, उसका स्ट्रक्चर, उसके ऑपरेशन, देन प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, कर्नल डाटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जब बीएस के अंदर पढ़ाया जाता है तो उसके अंदर कुछ चीज़ों को सिलेक्टेड पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो कि आपकी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से होगा तो इसमें हम ये करेंगे कि जो भी टॉपिक हम पहले उसकी बेसिक्स जैसे पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा एडवांस लेके चलेंगे। देन फिर उसको ये देखेंगे कि करंटली जो है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक इसके अंदर क्या एडवांसमेंट हो चुकी हैं। कि अगर जो एक तो होता है ना बुकिश नॉलेज होता है वो आप पढ़ते हैं, उससे आपका डोमेन नॉलेज बनता है। देन उसके बाद जो है आप किसी पेपर को पढ़ते हैं तो जो रीसेंट एडवांसमेंट उस टॉपिक के ऊपर चल रही होती है वो हम उसको देखेंगे। समझ आ गई बात की? तो एमएस के अंदर आप बेसिक्स करेंगे और देन जो रीसेंट एडवांसमेंट है उसके रेलेवेंट पेपर्स और उसके ऊपर प्रेजेंटेशन वगैरह, इस तरह का मामला होगा। अब इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इस कोर्स का क्या है? टू डिस्क्राइब बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट्स हैं और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, हमको एक्सप्लोर करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर का पार्ट है और ये एक लेयर प्रोवाइड करता है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे आप हार्डवेयर का ऑप्टिमल यूज़ कर लेते हैं, कन्वीनियंट यूज़ कर लेते हैं और एफिशिएंट मैनर्स के अंदर आप हार्डवेयर को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये इसका जो है पर्पज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है जी। इसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, जो इसके हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इसके और सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए सिस्टम अगर आप लिया जाए, कंप्यूटर को एज ए सिस्टम लिया जाए तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सीपीयू, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस वगैरह होगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो है कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन ऑफ हार्डवेयर अमंग डिफरेंट एप्लीकेशन एंड यूज़र। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये सिस्टम टू सिस्टम भी हो सकती है, सिस्टम टू यूज़र भी हो सकती है। तो उसके कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट के लिए जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के। और फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशन जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं, आप वर्ड प्रोसेसिंग, वीडियो गेम सिस्टम, ये सारे कौन से हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद उसके जो आउटर लेयर के अंदर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। और देन यूज़र्स, वो यूज़र्स मशीन भी हो सकते हैं, यूज़र पर्सन भी हो सकते हैं और दूसरे कंप्यूटर्स भी हो सकती हैं।
मशीन जैसे थंब एक्सप्रेशन एक मशीन है, वो आप सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है। फेस रिकग्निशन है, थंब रिकग्निशन है, और इस तरीके से आपके सेंसर्स मुख्तलिफ किस्म के जो मशीन की फॉर्म में होते हैं। एक्सरे मशीन है, वो भी कंप्यूटर के साथ अगर अटैच होती है, इंटरेक्ट करती है, उसको रिजल्ट वगैरह प्रोवाइड करती है, तो वो क्या है, एज ए मशीन बिहेव कर रही होती है। नेटवर्किंग के केस में कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन हो रही होती है, और एज ए यूज़र जब आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर होते हैं, तो वो भी एज ए पर्सन, वो भी एज ए यूज़र ही है। तो ये सारे यूज़र ही होंगे, चाहे वो मशीन है, चाहे अदर कंप्यूटर है, चाहे पीपल्स है। अब कंप्यूटर के जो जो लेयरिंग अगर आप करें, इसके अंदर हार्डवेयर की एक लेयर होती है, ठीक है। हार्डवेयर की लेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर आएगी, उसके ऊपर जो है सिस्टम एप्लीकेशंस की लेयर आएगी। वो कंपाइलर भी हो सकता है, असेंबलर भी हो सकता है, टेक्स्ट एडिटर भी हो सकते हैं, डेटाबेस सिस्टम भी हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम की यूटिलिटीज़ के भी है, जैसे आप डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन किस लिए यूज़ करते हैं कि आपके डिस्क के जो है डाटा जो है स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर होता है। मतलब आपने एक फ़ाइल बनाई, तो हार्ड डिस्क के अंदर उसको स्पेस मिल गई, कुछ अर्से बाद 6 महीने बाद दोबारा आप उसके अंदर कुछ एक्सटेंशन करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हार्ड डिस्क में फौरी बाद उसके आपको जगह दी जाए, हो सकता है उसके चंक्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो एक ही फाइल के 10-20 चंक्स हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आप फाइल ओपन करेंगे तो सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो उसको बचने के लिए फिर आप क्या करते हैं, डीफ्रेगमेंटेशन करते हैं। जो फ्रेगमेंट्स के अंदर, जो पार्ट सेगमेंट्स के अंदर आपका जो डाटा पड़ा होता है, चंक्स पड़े होते हैं, उनको कंबाइन करके एक जगह पे कर देता है। उससे आपका डाटा लीनियर फैशन में जो है इनपुट आउटपुट परफॉर्म होना शुरू हो जाता है, तो सिस्टम की स्पीड बढ़ जाती है। ये एज ए सिस्टम यूटिलिटी होगी, एज ए है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, लेकिन उसको सिस्टम प्रोग्राम का नाम दिया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर जो आपकी लेयर आती है, वो यूजर्स की लेयर आती है, जो इंटरेक्ट करती है विद सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट लोग उसको जो है अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। अब यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, यूज़र चाहता है ईज़ ऑफ यूज़। पहली चीज़ जो यूज़र चाहता है कि वो मेरा जो कंप्यूटर यूज़ करूँ तो मुझे ईजी लगे, मुझे कम्प्लेक्सिटी ना आए। और फिर दूसरी चीज़ वो ये कहता है कि इंटरेक्टिव हो और परफॉर्मेंस अच्छी हो, जो काम भी कहूँ तो फ़ौरन करे, ठीक है। लेकिन यूज़र को इससे कोई कंसर्न नहीं होती कि जो वो इससे नहीं कंसर्न करता कि जनाब इतनी बड़ी रैम लगी हुई है तो सारी इस्तेमाल हो रही है कि नहीं हो रही, सीपीयू लगा हुआ है सारा इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, सारी कंप्यूटेशन पावर एज ऑप्टिमल यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, उससे उससे कंसर्न नहीं होता। उसको सिर्फ इससे कंसर्न होता है कि जो मैं काम करूँ आसानी से कर लूँ, जो भी करूँ अच्छी परफॉर्मेंस के साथ कर लूँ, उसको इससे कंसर्न होता है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन से उसको कोई कंसर्न नहीं होता। अब शेयर्ड कंप्यूटर के अंदर जैसे मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर है, उसकी क्या पर्सपेक्टिव होती है, एज ए ड्यूटी उसकी क्या होती है, वो ये चाहता है कि सारे यूज़र खुश हों। क्योंकि मेन फ्रेम के अंदर आपके रिसोर्सेज शेयर हो रहे होते हैं, तो फिर वो उसकी शेयरिंग वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा था कि किसी को कोई, यानी किसी को वेट ना करना पड़े, सबको अकोमोडेट करे। तो उसका पर्सपेक्टिव जो होता है एज ऑपरेटिंग सिस्टम, वो यही होता है कि तमाम यूज़र जो हैं वो हैप्पीली काम कर रहे हैं। और यूज़ ऑफ डेडिकेट सिस्टम जैसे वर्क स्टेशन है, हैव डेडिकेटेड रिसोर्सेज बट फ्रीक्वेंटली यूज शेयर्ड रिसोर्सेज फ्रॉम सर्वर। अब आप किसी कंप्यूटर लैब के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप वेब सर्वर को भी यूज़ कर रहे होते हैं, इंटरनेट के सर्वर को भी यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ से आपको इंटरनेट की फैसिलिटीज मिल रही होती हैं, आपकी फाइल शेयरिंग की हो रही होती है, तो और दूसरी दूसरी सर्विसेज जो नेटवर्क के थ्रू प्रोवाइड की जा सकती है, आप उनको एज ए शेयर्ड रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी आपकी ख्वाहिश यही होती है कि मुझे जो चीज़ मैं जो रिक्वेस्ट करूँ उसको फ़ौरन एंटरटेन किया जाए। हैंड हेल्ड कंप्यूटर आर रिसोर्स पुअर। ये जो आपके मोबाइल डिवाइसेस हैं, जो आपके हमारे पास जैसे टैब वगैरह हैं, ये हैंड हेल्ड डिवाइसेस के अंदर आते हैं, तो उनके अंदर चूँकि रिसोर्सेज कम होते हैं, तो इसलिए उनकी यूजेबिलिटी जो है दो पर्सपेक्टिव से, रिसोर्स यूजेबिलिटी को ऑप्टिमाइज किया जाता है, यानी इनके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं जिसके अंदर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि सॉफ्टवेयर ज़्यादा मेमोरी और ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड यूज़ ना करे। मसलन फ़र्ज़ किया आपने एक प्रोग्राम बनाना, अगर आप उसके अंदर रिकरियन इन्वॉल्व कर देंगे, तो रिकरियन इन्वॉल्व करने का मतलब है वो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा,
तो इसलिए वहाँ पे एल्गोरिदम ऐसे अप्लाई किए जाते हैं जो सिंपलेस्ट हो, जो कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आपका काम कर दें। वहाँ पे ऐसे एल्गोरिदम ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे एज कम्पेयर टू, क्योंकि जब आप कंप्यूटर के ऊपर काम करें तो आपको इस तरह का कंसर्न नहीं होता। आपको पता होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो रिसोर्सेज वाफिर होते हैं, तो वहाँ पे जैसा भी एल्गोरिदम लगा देंगे वो ओके ही होगा, क्योंकि यूज़र को कुछ फील नहीं होगा, क्योंकि जब वहाँ पे मोर देन सफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं, इसलिए मसला नहीं होता। लेकिन जो आपके पास मोबाइल डिवाइसेज हैं या हैंड हेल्ड डिवाइसेज हैं, उनके अंदर रिसोर्सेज कम होते हैं, तो इसलिए उनके पास सॉफ्टवेयर भी या ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस तरह के डेवलप किए जाते हैं जो कम रिसोर्सेज के ऊपर वर्क कर सकें। और दूसरी चीज़ इसके अंदर यह है कि जितना डिवाइसेस जितना रिसोर्सेज कंपोनेंट्स को यूज़ करेगा, उतने ही उसकी बैटरी कंजम्पशन भी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। मसलन मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो मेमोरी के अंदर तो जो राइटिंग और रीडिंग का प्रोसेस चल रहा होता है, तो रीडिंग और राइटिंग के लिए क्या होता है, इसका मतलब है बैटरी भी कंज्यूम होगी। तो जितने कंपोनेंट्स यूज़ होंगे, जितनी राइटिंग रीडिंग के प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब यह है कि बैटरी भी उतनी कंज्यूम होगी। तो फिर उस चीज़ का भी बैटरी लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखी जाता है कि जिसके अंदर आपका वो कम से कम यूटिलाइजेशन हो। ठीक है जी। उसके बाद सम कंप्यूटर हैव लिटिल और नो यूजर इंटरफेस सच एज एम्बेडेड कंप्यूटर डिवाइसेस एंड ऑटोमोबाइल्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये भी है, जो आपके पास एम्बेडेड सिस्टम है, कुछ ऐसे होते हैं एम्बेडेड सिस्टम जिनके अंदर तो आपके पास यूजर स्क्रीन होती है। जैसे आप माइक्रोवेव ओवन देख लें, आप वॉशिंग मशीन जो ऑटोमेटेड होती है उसको देख लें, उसके ऊपर एक छोटी सी बनी होती है स्क्रीन, जिसके ऊपर आपको पता चल रहा है क्या चल रहा होता है। लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसे भी होते हैं जो होते तो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर ही हैं, मगर उनके अंदर कोई स्क्रीन वगैरह नहीं होती। तो जैसे आपका जो पेट्रोल कंजम्पशन गाड़ियों के अंदर होता है कि वो खुद ब खुद जो है आपको सीएनजी पे स्विच करने के ऑप्शन देता है, तो उसमें बाज़ जगह पे होती है, बाज़ जगह पे यूज़र स्क्रीन नहीं भी होती। ठीक हो गया। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की फिर डेफिनेशन क्या हो गया, ओएस इज अ रिसोर्स एलोकेटर एंड कंट्रोल प्रोग्राम। एलोकेटर में क्या है, मैनेज आर रिसोर्सेज और डिसाइड बिटवीन कंफ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट फॉर एफिशिएंट एंड फेयर रिसोर्स यूज। अब कन्फ्लिक्टिंग एक्सेस क्या हो गया कि एक ही रिसोर्स को एक से ज़्यादा अगर यूज़र मांग रहे हैं, तो वो किसको एंटरटेन करेगा, किसको प्रायोरिटी देगा, इन चीज़ों को डिसाइड करना ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अब जैसे फर्ज किया प्रिंटिंग है, अब यूज़र जो है दो तीन काम कर रहा है। एक तो एक्टिव वर्क कर रहा है वर्ड प्रोसेसर के ऊपर, दूसरा उसने जो डाउनलोडिंग लगाई हुई है, तीसरी उसने प्रिंटिंग भी चलाई हुई है। तो अब वो उसने डिसाइड करना है कि जो इंटरएक्टिव काम यूज़र कर रहा है उसको एंटरटेन ज़्यादा करना है, यानी वो जो भी रिक्वेस्ट करता है, मेमोरी की रिक्वेस्ट करता है, आईओ डिवाइसेस की रिक्वेस्ट करता है, तो फ़ौरन उसको रिस्पॉन्स किया जाता है। जो बैक एंड पे प्रोसेस चल रहे होते हैं तो उनको कंपनसेट कर भी लिया जाए, तो यूज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डाउनलोडिंग है थोड़ी लेट हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है, प्रिंटिंग है थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता। इसलिए तो ये चीज़ डिसाइड करना कि कौन से यूज़र को या कौन से प्रोसेस को एंटरटेन करना, ये भी किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बाद कंट्रोल प्रोग्राम, प्रोग्राम को कंट्रोल भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम टू प्रिवेंट एरर एंड इन प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर। इन चीज़ों को भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है कि कौन से रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, कौन से को नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो है सिक्योरिटी जो इम्प्लीमेंट है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के देंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी डेफिनेशन हैं भी, और कोई ऐसे भी है कि कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। एवरीथिंग अ वेंडरशिप व्हेन यू ऑर्डर एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज गुड अप्रोक्सीमेशन बट वेरीज वाइडली। ये डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम ऑन द कंप्यूटर इज द कर्नल। ऐसा प्रोग्राम जो हर वक्त चलता रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो क्या है, कर्नल प्रोग्राम होता है। एवरीथिंग एल्स इज ईदर ए सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसके अलावा जो कुछ भी होता है वो या सिस्टम प्रोग्राम है या एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है जी। एक और चीज़ होती है बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो फ़ौरन इस कंडीशन में नहीं आता कि आप फ़ौरन उसको यूज़ कर सकें, बल्कि वो कहता है थोड़ा सा टाइम लेता है चीज़ों को
इनिशियलाइज करता है, उनको बूट करता है। बूटिंग पर बूट स्ट्रैप एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, मसलन एक कंप्यूटर है, उसके ऊपर आपने जितने भी आईओ डिवाइसेस लगाए हुए हैं, चाहे वो थंब स्कैनर है, चाहे वो हार्ड डिस्क है, चाहे आपकी रैम है, चाहे माउस है, चाहे कीबोर्ड है, ठीक है, या और दूसरे तीसरे इनपुट डिवाइसेस आपने लगाए हैं, तो उन सारों को इनिशियलाइज करना, उनको वर्किंग कंडीशन के अंदर लाना, उनके डिवाइस ड्राइवर को एक्टिव करना, ये सारे काम किस में आता है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम में आता है। क्या करता है, लोड करता है, पावर अप करता है, रीबूट करता है। और ये जो है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम लोड कब होता है, जब आप पावर अप करते हैं या रीबूट करते हैं। तो बूटस्ट्रैप का और टिपिकली स्टोर्ड इन रोम और ईपी रोम, जनरली नाउन एज फर्मवेयर, क्योंकि ये फिक्स होता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फर्मवेयर। इनिशियलाइज ऑल एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम, तो एस्पेक्ट मैंने बता दिया कि वो सारे डिवाइसेस जो आपके सिस्टम के साथ अटैच हैं उनको एक्टिव फॉर्म में, वर्किंग फॉर्म में लाने के लिए जिनके ड्राइवर्स हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन उनको लोड करता है। लोड ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन, कर्नल को भी ये लोड करता है और फिर स्टार्ट करता है, एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है। आगे कंप्यूटर सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें कैसे कनेक्ट होती हैं, इसके अंदर एक कॉमन बस होती है, उसके ऊपर डिवाइसेस अटैच होते हैं, जो प्रोसेसर भी कॉमन बस के साथ है, डिस्क कंट्रोलर भी, यूएसबी कंट्रोलर भी, ग्राफिक्स अडाप्टर भी, मेमोरी भी, सारी चीज़ें कॉमन बस के साथ अटैच होती है। अडाप्टर के साथ आपकी स्क्रीन लगी हुई है, कंट्रोलर के साथ आपका कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर लगा हुआ है, और डिस्क कंट्रोलर के साथ नंबर ऑफ एक या एक से ज़्यादा डिस्क लग सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेट करते हैं थ्रू कॉमन बस। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ है, वन आर मोर सीपीयू डिवाइसेस कंट्रोलर कनेक्ट थ्रू द कॉमन बस प्रोवाइडिंग एक्सेस टू शेयर्ड मेमोरी। और ठीक है, कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ सीपीयू एंड डिवाइसेस कंप्यूटिंग फॉर मेमोरी साइकिल। कंकरेंट क्या मतलब, हर वक्त जो है ये सारी चीज़ें वर्किंग पोजीशन में होती है। ऐसा नहीं है कि एक काम कर रहा तो बाकी मुंह उठा के देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि सारे कंकरेंट वर्क कर रहे हैं। ठीक है जी। कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन के हैं, आईओ डिवाइसेस हैं, एंड IO devices and the CPU can execute concurrently। दोनों काम इकट्ठे हो सकते हैं कि CPU भी प्रोसेस कर रहा है और IO devices भी काम कर रहा है, यूजर टाइप भी कर रहा है और उसके ऊपर एक्शन भी परफॉर्म होगा थ्रू CPU। Each device controller is in charge of a particular device type। ये जो डिवाइस कंट्रोलर होते हैं वो इंचार्ज होते हैं उस पर्टिकुलर डिवाइस के। ई डिवाइस कंट्रोलर है लोकल बफर, उनकी अपनी लोकल मेमोरी भी होती है। मसलन आपने प्रिंटिंग के लिए 10 बंदों ने प्रिंट की कमांड दे दी, तो वो कंप्यूटर के अंदर तो नहीं रहती, वो तो उसके लोकल बफर के अंदर चली जाती है प्रिंटर की, जहाँ पे वो जो है उसको वो मैनेज कर रहा होता है कि अब ये प्रिंट होना है, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, उसका स्पूलर चल रहा होता है। इसी तरीके से आप कोई चीज़ डिस्प्ले करने के लिए वीजीए कंट्रोलर के पास भेजते हैं, तो वो उसके पास इतना सफिशिएंट डाटा होता है कि जो उसने अगले कुछ टाइम के लिए कि क्या क्या स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहा है, तो वो उसके पास जो है वो बफर के अंदर आता रहता है। सीपीयू मूव डाटा फ्रॉम टू मेन मेमोरी टू फ्रॉम लोकल बफर्स। तो सीपीयू का क्या काम है, डाटा को मेमोरी में भेजना, मेमोरी से लोकल बफर्स का। बफर कौन से हो गए, जो आपके मुख्तलिफ कंट्रोलर्स के चल रहे थे। IO is form of device to local buffer of controller। Form IO is from the device, इनपुट आउटपुट कहाँ से होती है, डिवाइस से लोकल बफर की तरफ। और डिवाइस कंट्रोलर इन्फॉर्म सीपीयू दैट इट हैज फिनिश्ड इट्स ऑपरेशन बाय causing an interrupt। डिवाइस कंट्रोलर क्या बताता है कि जनाब ये एक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट है इसको ज़रा समझिएगा कि इससे पहले जो है इंटरप्ट ड्रिवन एनवायरनमेंट से पहले आपके पास जो है सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग होती थी। सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग के अंदर जैसे आपका डास है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। वो ब्लिंक क्यों कर रहा होता है, वो असल में वेट कर रहा था कि यूज़र कुछ टाइप करे तो मैं कुछ करूँ। वो जो है उसके अंदर जो है इंटरप्ट वाला उसके अंदर फिर क्या होता है कि सीपीयू वेट कर रहा होता है कि अभी जो है ना, अभी कोई काम आए, अभी कोई काम आए, अभी कोई काम करे। ये बिल्कुल इस तरह ही है कि मसलन आपका दोस्त आपको फ़ोन करके कहता है कि मैं आ रहा हूँ, फिर चलते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि आपके घर के बाहर जो है वो डोर बेल लगी हुई है, तो फिर तो आप अपने काम करते रहेंगे, अपने काम करते रहेंगे।
और जैसे ही डोर बेल जो है बजेगी तो आप जाएंगे और दोस्त को मिलेंगे और जो काम करना कर लेंगे। ये जो डोर बेल वाला कॉन्सेप्ट है ये इंटरप्ट का मैकेनिज्म है कि डोर बेल बजी, आप इंटरप्ट हुए, जो काम कर रहे थे वो छोड़ के आपने बाहर जो आया है उसको एंटरटेन करते हैं। एक प्रोसीजर ये होता है कि 5-5 मिनट का या 2-2 मिनट के बाद आप बाहर जाकर देखें कि दोस्त आया कि नहीं आया, दोस्त आया कि नहीं, तो इसका मतलब आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आप तो फिर क्या है, बस इसी चीज़ के उसमें इंतज़ार में होंगे कि अभी आ जाए, अभी आ जाए, अभी आ जाए। ठीक है जी। तो वो जो जो सीक्वेंशियल अप्रोच यही होती थी कि सीपीयू बार बार यही चेक करता रहता है कि जनाब अभी कोई इनपुट हो, अभी इनपुट हो, अभी इनपुट हो। लेकिन इंटरप्ट मैकेनिज्म में क्या है कि अगर इंटरप्शन होगी तो एंटरटेन सीपीयू करेगा, अदरवाइज सीपीयू अपने काम करता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है फिर, इस मैकेनिज्म में क्या होता है, इंटरप्ट ट्रांसफर कंट्रोल दी इंटरप्ट सर्विस रूटीन generally through interrupt vector table which contain the addresses of all the service routine। तो होता क्या है, जैसे ही इंटरप्शन होती है तो सीपीयू किस पे जाता है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल पे जाता है, उस पर देखता है कि किसने इंटरप्ट किया और उसको इंटरप्ट सर्विस रूटीन के जरिए उसको एंटरटेन किया जाता है। और इंटरप्ट आर्किटेक्चर मस्ट सेव द एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। जैसे ही वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन उस इंटरप्ट को एंटरटेन कर लेती है तो वापस वहीं पे आती है जहाँ से वो अपना काम छोड़ के गई होती है। कि मसलन कि अगर कोई बच्चा है ना, कोई बच्चा कोई काम कर रहा है तो बाहर कोई भाई आ गया है तो वो दरवाज़ा खोलने के आने के बाद फिर वापस अपना काम करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से सीपीयू भी ऐसे ही करता है। सीपीयू कोई काम कर रहा होता है तो इंटरप्ट होती है, तो इंटरप्ट को एंटरटेन करने के बाद वापस अपना काम करना शुरू कर देता है। A trap or exception is the software generated interrupt caused either by error or user request। इसके अलावा एक और चीज़ है एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कोई ऐसा काम करना जिससे जो सिस्टम आपका नॉर्मल हो जाए। मसलन आपने कोई प्रोग्राम बनाया जिसमें ज़ीरो से डिवाइड कर दिया, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि आपका जो सीपीयू है वो ज़ीरो को डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं रखता, तो फिर वो क्या करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, आपका प्रोग्राम बंद हो जाता है। मतलब सी का प्रोग्राम बनाया या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपने एक्सेप्शन को एंटरटेन नहीं किया, ज़ीरो से डिवाइड कर दिया, तो आपका वो जो है जैसे सी में करता था तो वो प्रोग्राम ही बंद हो जाता था या हाल्ट हो जाता था। उस चीज़ से बचने के लिए फिर क्या है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती है। तो एक्सेप्शन बनाए जाते हैं जो सॉफ्टवेयर जनरेटेड भी होते हैं, हार्डवेयर जनरेटेड भी होते हैं। मतलब आपकी हार्ड डिस्क काम करना छोड़ दे तो फिर भी कोई जो है वो एक्सेप्शन जनरेट होगी, पावर फेलियर हो गया, फला हो गया, इसलिए। तो ट्रैप और एक्सेप्शन इज सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट काज आइदर बाय एरर और यूजर रिक्वेस्ट। ये दोनों तरह से हो सकता है, किसी एरर की वजह से भी हो सकती है और यूजर खुद से भी जो है रिक्वेस्ट कर सकता है एक्सेप्शन की। जैसे आप यूजर जनरेटर एक्सेप्ट जो है एक्सेप्शन जो है बनाते हैं। और दूसरी बात ये होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंटरप्ट ड्रिवन होती है। ये सारी डिस्कशन हम लोगों ने कर ली। आगे है इंटरप्ट हैंडलिंग। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिजर्व द स्टेट ऑफ द सीपीयू बाय स्टोरिंग रजिस्टर एंड प्रोग्राम काउंटर्स। ये सारी चीज़ें जो है सीपीयू कैसे मेंटेन करता है। अगर आप लोगों ने आर्किटेक्चर का कोर्स पढ़ा था तो उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है और दूसरे तीसरे कहीं कितने पर्पज़ के रजिस्टर होते हैं। अब होता यह है कि जैसे ही इंटरप्ट जनरेट होती है तो वो अपने सारे रजिस्टर्स की लॉग को किसी जगह पे सेव कर लेता है, आमतौर पे उसको स्टैक में सेव करता है। और फिर क्या होता है कि जब इंटरप्ट सर्विस रूटीन की वजह से सीपीयू जो है अपने रिसोर्सेज जो है इंटरप्ट सर्विस रूटीन को देता है, वो उसके एक्शन परफॉर्म करता है और वापस जो है पॉप करके और वो अपने सारे स्टेटस वापस मेंटेन करता है। यानी जिस रजिस्टर में जो डाटा था वो वापस वहीं आता है और फिर वहीं से काम दोबारा शुरू होता है। तो यहाँ पे दो तरह के है जो इंटरप्ट है। जब कोई भी डिटरमिन विच टाइप ऑफ इंटरप्ट हैज अकर्ड, कि वो पोलिंग टाइप है या वेक्टर्ड इंटरप्ट सिस्टम है। सेपरेट सेगमेंट ऑफ कोड डिटरमिन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन फॉर ईच टाइप ऑफ इंटरप्ट। दोनों टाइप के इंटरप्ट के नतीजे में किस तरह का एक्शन परफॉर्म करना है वो ऑलरेडी इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स के अंदर डिफाइन किया जाता है। ये यहाँ पे जो है वो इंटरप्ट टाइमलाइन है। इंटरप्ट टाइमलाइन के अंदर क्या है, सीपीयू और यहाँ पे आईओ डिवाइसेस। सीपीयू प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग, जब ये टॉप के ऊपर होगी आपकी जो ये वेव फॉर्म है तो वो एग्जीक्यूटिंग फॉर्म में है। जब डाउन पे होगी तो वो आईओ इंटरप्ट प्रोसेसिंग की फॉर्म में। और आईओ डिवाइसेस जब टॉप पे है तो आइडल है, नीचे है तो वो ट्रांसफरिंग कर रहा है। आईओ का मतलब यही है ना, डाटा का आना या जाना, तो वो ट्रांसफरिंग करना। तो यहाँ पे उसने बताया जी आईओ रिक्वेस्ट आई, ट्रांसफ़र यहाँ पे मुकम्मल हुई।
ठीक है, यहाँ पे फिर आयो रिक्वेस्ट आई और यहाँ पे ट्रांसफर होना। तो ये जो है क्लॉक साइकिल के ऊपर क्योंकि विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम दोनों काम कर रहे होते हैं। जैसे ही इंटरप्ट आता है तो फिर क्या होता है कि सीपीयू जो है अपनी प्रोसेसिंग को जो है किसको दे देता है, आयो इंटरप्ट को दे देता है, और अदरवाइज वो जो यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूट होता रहता है। तो जब जैसे जैसे ट्रांसफ़र मुकम्मल हुई, कोई आयो रिक्वेस्ट आती है तो वो उसके अगेंस्ट जो है वर्किंग पर काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद ये असल में प्योर कॉन्सेप्ट आर्किटेक्चर का है, वहाँ पे इसकी बड़ी डिटेल आती है कि एक एक क्लास पल्स के ऊपर कहाँ पे किस वक्त एक्शन जनरेट होना है और क्या चीज़ है, वो वहाँ डिटेल आप आर्किटेक्चर के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ इन जनरल ही देखते हैं कि जनाब कि जब इंटरप्ट होता है तो सीपीयू जो है स्विच करता है अपनी सर्विसेज को। उसके बाद आईओ स्ट्रक्चर है। आफ्टर आईओ स्टार्ट कंट्रोल रिटर्न टू यूजर प्रोग्राम ओनली ओपन आईओ कंप्लीशन। आफ्टर आईओ स्टार्ट कंट्रोल रिटर्न टू यूजर प्रोग्राम ओनली अपॉन आईओ completion. Wait instruction idle the CPU until the next interrupt. Wait instruction idle the CPU until the next interrupt. जब तक कि अगला इंटरप्ट नहीं आता उस वक्त तक क्या होता है, वेट इंस्ट्रक्शन जो है वो आइडल फॉर्म में होती है। जैसे ही इंटरप्ट होता है तो वो वेट इंस्ट्रक्शन स्टॉप हो जाती है और सीपीयू उसको मिल जाता है। वेट लूप है, एक वेट इंस्ट्रक्शन होगी, एक हो गया वेट लूप। कंटेंशन फॉर मेमोरी एक्सेस, कंटेंशन फॉर मेमोरी एक्सेस, मेमोरी को एक्सेस करने के लिए जो वेट करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, वेट लूप। एट मोस्ट वन आईओ रिक्वेस्ट इज आउटस्टैंडिंग एट अ टाइम एंड नो साइमल्टेनियस आयो। एक वक्त में एक ही आयो प्रोसेसिंग हो रही होती है। ये सिस्टम के अंदर डाटा आ रहा हो जाता है, इन हो रहा होता है या आउट हो रहा होता है। ये नहीं होता कि दो मल्टीपल काम नहीं हो रहे होते। आफ्टर आयो स्टार्ट कंट्रोल रिटर्न टू यूजर प्रोग्राम विदाउट वेटिंग फॉर आयो कंप्लीशन। जब आयो स्टार्ट हो जाती है कंट्रोल कहाँ पे ले जाता है, यूजर प्रोग्राम विदाउट वेटिंग फॉर आयो कंप्लीशन। अब इसके अंदर सिस्टम कॉल है रिक्वेस्ट टू ओएस टू अलाउ यूजर टू वेट फॉर आयो कंप्लीशन। और डिवाइस स्टेटस टेबल कंटेन एंट्री फॉर ईच आईओ डिवाइस इंडिकेटिंग इट्स टाइप एड्रेस एंड स्टेट। ये जो है डिवाइस स्टेटस टेबल, इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि कितने डिवाइसेस अटैच है, कौन सा किस वक्त क्या परफॉर्म कर रहा है, किस एड्रेस के ऊपर डाटा सेंड कर रहा है या रिसीव कर रहा है। OS indexes into IO devices table to determine device status and to modify table and to include interrupt। तो ये जो OS के इंडेक्सेस हैं वो IO डिवाइसेस टेबल के अंदर जाके डिटरमिन करता है कि किस डिवाइस का क्या स्टेटस है और उसको कहाँ पे मॉडिफाई करना है। इसमें इंटरप्ट भी शामिल है। आगे आगे स्टोरेज डेफिनेशन एंड नोटेशंस। स्टोरेज के लिए आपको पता है जो स्मॉलर यूनिट वो बिट है, वो बिट 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, और 8 बिट मिल जाए तो एक बाइट बन जाती है। ठीक है, और वर्ड और बाइट के अंदर क्या डिफरेंस है, अगर आप ये कहते हैं कि आपका हार्डवेयर 32 बिट को सपोर्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि वो एक साइकिल के अंदर 32 बिट्स के डाटा को प्रोसेस कर सकता है। वो प्रोसेस इन टर्म ऑफ सीपीयू भी हो सकता है, वो प्रोसेस इन टर्म ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस। यानी अगर आपकी कॉमन बस 32 बिट को डाटा को कैरी करने के एबल होगी तो इसका मतलब होगा कि सीपीयू 32 बिट का डाटा सेंड कर सकता है। अगर आपका सीपीयू जो है वो 64 बिट सपोर्टेड है और आईओ बस आपकी 32 बिट्स है, इसका मतलब आईओ बस आपकी बॉटल नेक बन गई, तो इसका मतलब एज ए होल सिस्टम 32 बिट डाटा को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, फिर अगली बात ऑपरेटिंग सिस्टम की है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट्स को सपोर्ट करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बाद हार्डवेयर तो होते हैं 64 बिट सपोर्टेड, आप उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर लेते हैं 32 बिट का। इसका मतलब ये है कि हार्डवेयर के अंदर तो कैपेबिलिटी है लेकिन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कैपेबिलिटी नहीं है कि 64 बिट डाटा को प्रोसेस करे। तो ये जो 32 बिट या 64 बिट यानी जितनी कैपेसिटी है किसी सिस्टम की डाटा को प्रोसेस करने की, वो उसको क्या कहते हैं, वर्ड साइज कहते हैं। तो ये वर्ड जो है साइज जो है वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है, कहीं पे वो 32 बिट होता है, कहीं पे वो 64 बिट होता है। ये हमारे हमारे पास जो है डिफरेंट यूनिट्स आ गई, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। ठीक है, ये यहाँ में ये सारी चीज़ें ये कंप्यूटर साइंस वाले तो तकरीबन सारे जानते ही होते हैं। अभी यहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये सेशन ख़त्म हो गया 30 मिनट का, क्योंकि हम लोगों ने वो पेड जूम नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये जो है वो
फिर भी 44 मिनट तक चल गया है, तो स्टॉप करके मैं दोबारा फिर इसको रिज्यूम करूँगा, 5 मिनट इसमें लग जाएंगे क्योंकि इसमें वीडियो को भी स्टोर करना होता है। दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।